कैमरा और फोटोग्राफी ये इंसान के जीवन का आजकल हिस्सा बन चुका है। जहाँ भी जाओ हम फोटोग्राफी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ये सब चीज़ें इंसान के ऊपर भारी पड़ जाता है, खास करके काली रात के जंगलों में। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आपका स्वागत है। ये कहानी मेरे दोस्त एक सब्सक्राइबर ने मुझसे शेयर किया है। आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आज आप पक्का डरने वाले हो तो जल्दी से ईयरफोन लगा लो और बढ़ते हैं डर की दुनिया में। आज उस बात को 7 साल बीत गए, लेकिन फिर भी वो रात आज मुझे इस तरह से याद है जैसे कि कल की बात हो। हाय, मैं राहुल, उम्र 34 साल, काम फोटोग्राफर, और काम के सिलसिले से मुझे यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। क्या पता कहाँ अच्छी तस्वीर मिल जाए। तो बात तब की है जब मुझे नया नया चस्का लगा था फोटोग्राफी का। वैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, पर मेरा मन किसी और काम में था। हाँ, घर पर काफ़ी गाली खाई थी। शौक का करियर बनाना चाहता था, पर वो कहते हैं ना, जिद है बस है। और हम बन गए जो हमें बनना चाहते थे, ताकि मरते समय ये बात न रहे कि जो हम करना चाहते थे वो कभी न कर पाए, और जो कर पाए वो कभी करना नहीं चाहते थे। खैर, ये सब बातें चलती रहेंगी। इनका तो यह अंत नहीं, पर जो बात बताने जा रहा हूँ उस पर आते हैं। मुझे किसी ने बताया है कि मेरे शहर के करीब 200 किलोमीटर की दूर पर एक जंगल है, जिसमें मुझे कई खूबसूरत तस्वीरें मिल सकती हैं। और ये खूबसूरत तस्वीरें मुझे रात के समय मिलेंगी, और हम भी अपना झोला झंटा उठाकर निकल पड़े। पहले ट्रेन, फिर बस, फिर ऑटो का सफ़र था। काफ़ी थका देने वाला। काफ़ी गई रात में मैं वहाँ पर पहुँचा। फ़ोटो लेने की हिम्मत नहीं थी, तो रात को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के गेस्ट हाउस में रुक गया। सुबह करीब 3 बजे मुझे लगा कि कोई शायद कमरे की खिड़की से देख रहा है। मैंने लाइट जलाई तो कुछ नहीं। बाहर टॉर्च लगाकर देखा तो कुछ नज़र नहीं आया। हाँ, पेड़ की टहनियाँ ज़रूर हिलती हुई नज़र आई। बाबूजी सो जाएं, ये तो रोज का काम है, कुछ नहीं है। कोई जंगली जानवर आ गया होगा। अब कुछ नहीं है, चौकीदार ने कहा, मगर बाबूजी को नींद कहाँ। खैर, जैसे ही सोने की कोशिश की, मेरे ऊपर एक छोटा सा पत्थर अचानक से लगा। मैं उछक कर बैठ गया। फिर लाइट जलाई। फिर कुछ नहीं, चौकीदार ने कहा, बाबूजी कुछ नहीं है, सो जाएं। 7 पत्थर लगा, और फिर वो पूरा कार्यक्रम दोबारा से हुआ। मैं झल्ला गया तो नींद ऊपर से ये सब, दिमाग खराब हो गया मेरा। नींद गायब हो गई। उस हाउस से बाहर निकल आया पता करने के लिए। चौकीदार कह रहा, बाबूजी नहीं, आ जाए वापस। जिद है तो बस है, निकल लिए। थोड़ा देर आगे चलने के लिए मुझे कुछ आहट सी सुनाई दी। मैं सतर्क हो गया। ये आहट इंसान की नहीं थी, कुछ भारी भरकम चला आ रहा था। पेड़ की ओर लेकर देखा तो क्या देखता हूँ, झाड़ियों में छिटकते हुए बड़े बड़े सींगों वाला एक जंगली भैंसा चला आ रहा था।
मैंने जिंदगी में इतना बड़ा भैंसा कभी नहीं देखा था। फट के फ्लावर हो गई मेरी तो। मैं चुपचाप सांस रोक के पेड़ के साथ दुबक गिर रहा था। जैसे ही वो निकला, मैं धीरे से वहां से निकलने लगा कि तभी टहनियां चिटकी और वो मेरे सामने आ गया। मेरी तो सांसें अटक गई। मुझे कुछ न सूझा। वो बड़ी तेजी से मेरी तरफ से आया। मुझे तो जैसे काट मार गया। मुझे सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं। लग रहा था कोई भारी ट्रक मेरे सामने आ रहा है। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आंखों के देखा अंधेरा छा गया। वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था कि अचानक मुझ पर बेहोशी छा गई। जब होश आया तो देखा कि मेरे सामने खरपतवार की छत थी और आसपास का माहौल देखकर मैं थोड़ा असमंजस हो गया था कि मैं कहाँ आ गया। कहा था कि आमतौर पर तभी अचानक मेरी नज़र बाहर पड़ी तो एकदम चौंक गया और एकदम कांप भी गया। मैंने देखा कि उस भैंस का सिर मेरे सामने पड़ा था और बाहर खून बिखरा पड़ा था। तभी अचानक मेरे कानों में बड़ी मधुर सी आवाज़ पड़ी, बाबा राही को होश आ गवा। देखा एक 18-19 बरस की सांवली सी पतली सी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी लंबी बालें, पतली होठ, तीखे नैन, नक्श बड़े अदा से मेरे पास आकर बैठ गई। मैं कहाँ हूँ और यह कैसा पहुँच गया? मैंने पूछा तो उस लड़की ने हंसकर जवाब दिया, तुम पहुँचे नहीं बाबू, पहुँचाए गए हो। यहाँ जंगल में जानत हो, अगर हम ना ही होते तो बाबू आज तुम धरती पे ना होते। हाँ, इस सांड आज तुम्हारी बारात निकाल देता। भगवान के यहाँ तुम मर जाते, जैसे ई मरा पड़ा हुआ। मुआ उस सांड को इशारा करते हुए उसने कहा, अरे बाबू होश आया तुम्हें? बच गए आज तुम तो। अगर ऐन वक्त पर विधिया तुमको ऊपर ना खींचती तो बेटा आज तुम्हें जमराज खींच ले जाता। बच गया बाबू। हम हैं बाबू जंगली लोग, जंगल का कंदमूल खाकर गुजारा करते हैं। हमें सर्दियों में जंगल खाना और रहना देता आया है। हमारी और जानवरों की आपसी सहमति है। तुम हमारे इलाके में आओ, हम तुम्हारे में नहीं आते हैं। ई बाहर के लोग जंगल को काट रहे हैं। हमारे इलाके में जानवर घुस रहे हैं क्योंकि उनके इलाके में आदमी नाम का जानवर घुस गया है, जिससे हमारी जिंदगी तबाह हो गई है। बाबूजी, हमको अब अपने जंगल को बचाने के लिए अब ई आदमी नामक जानवर को ख़त्म करना पड़ेगा। पर आपके हाथों कोई हथियार नहीं था, इसलिए आपको नहीं मारा, वरना आप भी अगर सांड मारता तो ख़त्म कर देते। बात तो बिल्कुल सही बोली थी उसने। जंगल में नया जानवर घुस आया है, इंसान नाम का जानवर, जो जंगल खराब कर रहा है अपना ठिकाना बनाने के लिए, दूसरों को ठिकाना छीन रहा है। कितनी गलत बात है। तुम किसी को उजाड़ कर खुद कैसे बच सकते हो?
बेदर्द इंसान, अरे बाबू ई लो, थोड़ा कुछ खा लो, अभी तो बहुत लंबा सफ़र करना है आपका। बिंदिया ने मुझे एक छोटी सी टोकरी में कुछ कंदमूल फल देते हुए कहा। मुझे भी जोरों की भूख लगी थी, सो मैं उन फलों पर टूट पड़ा। वहाँ अप्रतिम स्वाद था। इतने स्वादिष्ट फल मैंने कभी नहीं खाए थे। उनमें कुछ ऐसे फल भी थे जो मैंने जीवन में पहली बार देखे थे। बेल का फल, कैथा का फल, कुछ जंगली जड़ें जो बहुत ही स्वादिष्ट थीं। मुझे खाते हुए देख बिंदिया मुस्कुरा रही थी। जब मैंने नज़र ऊपर करके देखा तो वो बोली, बाबू कब से भूखे हो? मैंने कहा, जी मैं तो बस कल दोपहर का खाना खाकर निकला था और आज पूरे 24 घंटे हो गए हैं। और लेक आए उसने बोला, नहीं नहीं बस हो गया हमारा। अच्छा चलो हाथ मुंह धो लो। और वो मुझे हाथ पकड़ ले चली। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी दूर ले जाकर उसने मुझे एक नदी के किनारे ले गई और बोली, यहाँ हाथ मुंह धो लो, मगर यहाँ का पानी मत पीना। मैंने हाथ धो लिए और ज़रा मुंह धो लिया। तभी उसने मुझे बाँह पकड़कर खींच लिया। बाबू ना, ई पानी ना पी, उसने जोर देकर कहा। क्यों? हैरान से पूछा। अरे बाबू का पानी बहुत गंदा है, इनमें जहर मिला है। मैं बहुत डर गया था। जहर नदी का पानी में ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी उलझन का वो समझ गई और बोली, चलो कानों कुछ दिखाते हैं। मैं भी पीछे पीछे हो लिया। थोड़ी दूर ले जाकर उसने दिखाया तो मेरी बात समझ आई। शहर में बाहर की केमिकल फैक्ट्री थी जिसका वेस्ट सारा केमिकल उस नदी में बह रहा था। तब मैंने ध्यान दिया कि इस नदी के आसपास के पेड़ मुरझा चुके थे या धीरे धीरे मर रहे थे। पहले यह बहुत अच्छा लगता था, मगर ई बना है तब से इधर सब कुछ खत्म हो रहा है। ए बाबूजी, ज़रा हमारा एक काम कर दो, ई का बंद करवा के हमारे जंगल को फिर से हरा भरा करके नेक कर दो। मैं कैसे बंद करवा सकता हूँ? मैंने हैरान होते हुए कहा। देखो बाबूजी, जैसे कबीले का मानो गलत काम करते हैं तो हमारे बाबूजी उनको समझावत है। अगर मान तो ठीक, नहीं तो देश निकाला। तुम भी यही करो, इनका समझाओ, ना मानी तो इनका पानी बंद कर दो। बिंदिया ने इस दर्शकों को तरफ मुझे समझाते हुए कहा। मुझे हंसी आ गई। बेचारी नहीं जानती थी इस शहर का कानून उस जंगल के कानून को लाख गुना जटिल है। वह ताकत और पैसा चलता है, बातचीत नहीं। तुम समझा दो। मैंने बिंदिया को कहा, बाबू नहीं जाने देते हैं, नहीं तो इको ऐसा समझाते कि पूछो मत। उसने मुट्ठी बांधते कहा, चलो नहीं पूछता, फिर वापस चलो, मुझे जाना है। मैंने अंधेरा होते हुए देखा। कहा, कहाँ जाना है बाबूजी? अब तुम एक हफ्ता नहीं जाओगे। उसने मेरे हाथ नचाते हुए कहा। क्यों? मैंने पूछा। अरे हम कैसे बताएं? उसने दांतों में उंगली की साड़ी एक
चिक्कू ने उंगली को लपेटते हुए कहा। क्यों, ऐसी क्या बात है? मैंने अधीरता से पूछा। मुझे लगा कि जैसे आज तक पढ़ा है कि जंगली लोग बलि देते थे, तो मैं डर रहा था। अरे बाबू, हमारा तुम्हारा लगन होना है। अभी इतना बोला बिंदिया भाग गई। क्या लगन? तो दोस्तों, आखिर कौन थे ये जंगली लोग? क्या राहुल के इन लोगों से शादी हो पाएगी? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।